डियर स्टूडेंट, मैं योगी सर आप सभी का अपने क्लासरूम में स्वागत करता हूं। और जैसा कि मैं अपने वादे के मुताबिक आप सभी को बताए थे कि इस लॉकडाउन के दौरान जब आपके विद्यालय बंद है, इस दौरान मैं आपको वो सारी सुविधाएं प्रदान करूंगा जिससे कि आप अपने परीक्षा में अच्छे से अच्छे नंबर ला सके। अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, क्योंकि ये चैनल आपको वो सारी सुविधाएं प्रदान करने जा रही है जो एक स्टूडेंट को पढ़ाई के लिए चाहिए। पहले पाठ चर्चा, फिर उसके प्रश्न उत्तर, साथ ही साथ उसके जो सही उत्तर होंगे वे लिखे जाएंगे एवं आप सभी की जो भी क्वेरी होंगी उन सारी क्वेरीज को हम विस्तार पूर्वक समझाएंगे। चलिए, हम लोगों ने पहले अध्याय को पढ़ लिया था, आज हम दूसरे अध्याय भारत में राष्ट्रवाद को जानेंगे। भारत में राष्ट्रवाद आपको पहले ही बनाया था। राष्ट्रवाद क्या है? एक ऐसी उग्र भावना जो अपने राष्ट्र का समर्थन करते हुए संपूर्ण देश के लिए खड़े होने का नाम है, यानी कि एक ऐसी भावना जो अपने राष्ट्र को विशाल के साथ साथ एक प्रेम और भाईचारे में बांधने की कोशिश करती है। ये राष्ट्रवाद कहलाते हैं। जैसा कि आपने इससे पहले के चैप्टर में देखे थे, यूरोप में आधुनिक राष्ट्रवाद के साथ ही राष्ट्र राज्यों का भी उदय हुआ। इससे सभी देशों में भावनाएं पैदा होने लगी। यूरोप का विभिन्न देश अगर इस प्रकार के राष्ट्रवादी भावनाओं से ओतप्रोत हो सकते हैं तो हम क्यों नहीं? क्यों कोई दूसरे देश किसी दूसरे देश में आके शासन करेंगे, अपने उपनिवेश स्थापित करेंगे? इन सभी को जो क्या बोलते हैं उसको गठबंधन, ताबड़तोड़ जो आपस में मतभेद होने लगे, दिमाग में जो हलचल पैदा करने लगी, इससे एक उग्र भावना जन्म हो जाती है। और यही भावना किसी भी राष्ट्र के लिए अच्छा होता है और ये सही दिशा में सटीक रास्ते में चल के किसी भी देश और समाज का कल्याण करता है। चलिए विषय को स्टार्ट करते हैं। राष्ट्र के प्रति लगाव का भाव पैदा करना, राष्ट्रीय प्रतीकों और चिन्हों, गीतों और विचारों ने संपर्क स्थापित किए, समुदायों की सीमाओं को दोबारा परिभाषित कर दिया। ज्यादातर देश इस राष्ट्रीय पहचान का निर्माण एक लंबी प्रक्रिया में हुआ। देखते हैं हमारे देश में यह चेतना किस तरह पैदा हुई। ये बैकग्राउंड था यूरोप के इतिहास का, जो कि हम लोगों ने पहले अध्याय में पढ़े थे। अब हम लोग दूसरे अध्याय में पढ़ेंगे भारत के राष्ट्रवाद। दूसरे उपनिवेशों की तरह भारत में भी आधुनिक राष्ट्रवाद के उदय की परिघटना उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन के साथ गहरे तौर पर जुड़ी हुई थी। औपनिवेशिक शासकों के खिलाफ संघर्ष के दौरान लोग आपसी एकता को पहचानने लगे थे। उत्पीड़न और दमन के साझा भाव ने विभिन्न समूहों को एक दूसरे में बांध दिया था। एक दूसरे में मित्रता आ चुकी थी, लेकिन हर वर्ग और समूह एक उपनिवेशवाद का असर एक जैसा नहीं था। उसके अनुभव भी अलग थे और स्वतंत्रता के मायने भी भिन्न थे। महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने इस समूहों को इकट्ठा करके एक विशाल आंदोलन खड़ा किया, परंतु इस एकता में टकराव के बिंदु भी निहित थे। पहले की एक और पुस्तक में भी आपने राष्ट्रवाद के उदय का अध्ययन किया। वहां आपने 20वीं सदी से पहले दशक तक की कहानी पढ़ी थी। इस अध्याय में, यानी कि जो हम लोगों ने पहले 9वीं क्लास में जो पढ़ी थी, उसमें 20वीं सदी के पहले का जो हम लोग पढ़े थे वो 1920 के बाद से अब हम लोग यहाँ अध्ययन करेंगे, यानी कि 1920 के दशक के आगे। और असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, इन सब पर चर्चा करेंगे। कांग्रेस का ने राष्ट्रीय आंदोलन के विकसित करने में किस तरह के प्रयास किए, इस पर चर्चा करेंगे। इस आंदोलन के विभिन्न सामाजिक समूहों में किस तरह हिस्सा लिया, इस पर चर्चा करेंगे। राष्ट्रवाद ने लोगों की कल्पना को नई उड़ान किस प्रकार दी, इस पर हम चर्चा करेंगे।
चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारा पहला पॉइंट आता है पहला विश्व युद्ध या जिसे प्रथम विश्व युद्ध बोलते हैं, खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन। इस बारे में हम चर्चा करेंगे या अपने सब्जेक्ट को समझेंगे। देखिए, प्रश्न उत्तर लिखना तब आसान हो जाता है जब आप सब्जेक्ट को बढ़िया से समझते हैं। इसलिए वीडियो को पूरा देखें और समझने का कोशिश कीजिए कि योगी सर आपको क्या समझाना चाह रहे हैं और आप क्या समझना है आपको, ताकि आप एक सटीक उत्तर लिख पाए। देखिए, इसमें लिखा हुआ है आपके बुक में, जो आपको पढ़नी है, बार बार पढ़नी है, इसी से आपको आंसर मिलेगी। क्योंकि आपको किताब को जब तक आप बेहतर ढंग से स्टडी नहीं करेंगे तब तक आप सटीक उत्तर लिख नहीं पाएंगे। हाँ, ये वीडियो आपको इसमें बहुत ही सहायता प्रदान करेगी कि ताकि आप अच्छे से अच्छे सभी लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को आराम से लिख सके। चलिए बढ़ते हैं। 1919 के बाद के सालों से हम देखते हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन नए इलाकों तक फैल गया था। उसमें एक सामाजिक समूह शामिल हो गए थे और संघर्ष की नई पद्धतियां सामने आ रही थी। इन बदलावों को हम कैसे समझेंगे, उनके क्या परिणाम हुए, इस बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात यह है कि विश्व युद्ध ने एक नई आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पैदा कर दी। उसके पहले की जो स्थिति थी और विश्व युद्ध के समय की जो स्थिति हुई और विश्व युद्ध के बाद की जो स्थिति हुई, ये अलग अलग परिदृश्य बन गए। इसके कारण रक्षा व्यय में भारी इजाफा हुआ। युद्ध में इतने संपत्ति का नष्ट हुआ कि रक्षा व्यय में इजाफा हो गया। इस खर्चे की भरपाई करने के लिए युद्ध के नाम पर कर्जे लिए गए और करों में वृद्धि की गई, सीमा शुल्क बढ़ा दिया गया और आयकर शुरू किया गया। युद्ध के दौरान कीमतें तेजी से बढ़ रही थी। 1913 से 18 के बीच कीमतें दोगुना हो चुकी थी। 13 से 18 मात्र 5 वर्षों में जो कीमतें 5 रुपया थी, उनकी कीमत अब 10 रुपये से भी ज्यादा हो चुकी थी, जिसके कारण आम लोगों की मुश्किलें बढ़ गई थी। गांवों में सिपाहियों को जबरन भर्ती किया गया जा रहा था। वहां पर क्या होता था, युवाओं को जबरदस्ती के आपको सैनिक बनना ही पड़ेगा, इस कारण से भी लोग नाराज थे। तो और गांवों में सिपाहियों की जबरन भर्ती के ग्रामीण इलाके में व्यापक गुस्सा था। इसके कारण 1918-19 और 1920-21 में देश के बहुत सारे हिस्से में फसल खराब हो चुकी थी। हालात ऐसे थे कि खाने के पदार्थ का जो था वो भी कम हो चुके थे। उसी समय महामारी भी फैली, जो फ्लू महामारी है। 1921 की जनगणना के मुताबिक कहा जाता है कि इस अकाल, दुर्भिक्ष मतलब अकाल होता है, इस अकाल में, महामारी में 120 से 130 लाख लोग मारे गए। समझ सकते हैं कि उस दौरान 120 से 130 लाख लोग भूखे मारे गए। लोगों को उम्मीद थी कि युद्ध खत्म होने के बाद उनकी मुसीबतें कम हो जाएंगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसी समय एक नए नेता सामने आए और उसने संघर्ष को एक नया ढंग, एक नया तरीका पेश किया। चलिए आगे हम गांधी जी के बारे में जानते हैं और उनके सत्याग्रह के विचार को समझते हैं। महात्मा गांधी जनवरी 1915 में भारत लौटे। देखिए, ये प्रश्न हमेशा पूछा जाता है कि महात्मा गांधी भारत कब लौटे। तो महात्मा गांधी जनवरी 1915 में भारत लौटे। इससे पहले वे दक्षिण अफ्रीका में थे और उन्होंने एक नए तरह का आंदोलन चलाया था। इस आंदोलन को क्या कहते थे? सत्याग्रह। इस आंदोलन को सत्याग्रह कहते थे। इस नए तरह के जन आंदोलन के रास्ते में चलते हुए वहां की, कहाँ की, दक्षिण अफ्रीका के लोगों ने नस्लवेदी सरकार से सफलतापूर्वक लोहा लिया था। इस पद्धति को वे सत्याग्रह कहते थे। सत्याग्रह के विचार में सत्य की शक्ति के साथ आग्रह और सत्य की खोज पर जोर दिया जाता है। इसका अर्थ यह था कि अगर आपका उद्देश्य सच्चा है, यदि आपका संघर्ष अन्याय के खिलाफ है, तो उत्पीड़क से मुकाबला करने के लिए आप किसी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है। प्रतिशोध की भावना या आक्रामकता का सहारा लिए बिना सत्याग्रही केवल अहिंसा के सहारे अपने संघर्ष में सफल हो सकता है।
इसके लिए दमनकारी शत्रुओं की चेतना को झिंझोड़ना चाहिए। उत्पीड़क शत्रु को ही नहीं बल्कि सभी लोगों को हिंसा के जरिए सत्य को स्वीकार करने पर विवश करने की बजाय सच्चाई को देखने और सहज भाव को स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। इस संघर्ष में अंततः सत्य की जीत होती है। गांधी जी का विश्वास था कि अहिंसा का यह धर्म सभी भारतीयों को एक सूत्र में बांध सकता है। भारत आने के बाद गांधी जी ने कई स्थानों पर सत्याग्रह आंदोलन चलाया। 1917 में उन्होंने चंपारण में का दौरा किया था और बगान व्यवस्था के खिलाफ आंदोलन चलाया। 1917 में उन्होंने गुजरात के खेड़ा के किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह किया था, क्योंकि वहां फसल खराब हो गया था और प्लेग महामारी भी फैली हुई थी। 1918 में गांधी जी ने सूती कपड़ा के कारखानों में मजदूरों के बीच सत्याग्रह आंदोलन चलाने अहमदाबाद पहुंचे थे। ये थे उनके कुछ प्रारंभिक कार्य, जिससे उन्हें और अधिक लोग जानने लगे और इस भावना को, सत्याग्रह की भावना को पहचानने लगे। चलिए आगे समझते हैं रोलेट एक्ट। गांधी जी ने 1919 के प्रस्तावित रोलेट एक्ट के खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह आंदोलन चलाने का फैसला लिया था। भारतीय सदस्यों के भारी विरोध के बावजूद इस कानून को इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो अंग्रेजों की थी, बहुत जल्दी में पारित कर दिया था। इस कानून के जरिए सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने और राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने का अधिकार मिल गया था। महात्मा गांधी ऐसे अन्यायपूर्ण कानून के खिलाफ अहिंसक ढंग से नागरिक अवज्ञा चाहते थे। इसे 6 अप्रैल को एक हड़ताल से शुरू होना था। विभिन्न शहरों में रैली जुलूसों का आयोजन किया गया। रेलवे वर्कशॉप हड़ताल पे चले गए, दुकानें बंद होने लगी, व्यापक जनभावना उभार पे आने लगे थे। रेलवे, टेलीग्राफ, संचार, सारी सुविधाएं भंग होने लगी थी। इसी आशंका से अंग्रेजों ने राष्ट्रवादियों का दमन शुरू कर दिया, यानी कि इन लोगों को मारो ताकि ये लोग काम पर लौट आए। अमृतसर में बहुत सारे स्थानीय नेताओं, वहां के जो लोकल लीडर थे, हिरासत में ले लिया गया। गांधी जी के दिल्ली में प्रवेश करने पर पाबंदी लगा दी गई। गांधी जी को दिल्ली प्रवेश नहीं होने दिया। 10 अप्रैल को पुलिस ने अमृतसर में एक शांतिपूर्ण जुलूस पर गोली चला दी। इसके बाद लोग बैंकों, डाकखानों और रेलवे स्टेशनों पर हमले करने लगे। मार्शल लॉ लागू कर दिया गया और इसकी कमान सौंपी जनरल ओ डायर को। 13 अप्रैल को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। उस दिन अमृतसर में बहुत सारे गांव वाले सालाना बैसाखी मेले में शिरकत करने के लिए जालियांवाला बाग मैदान में जमा हुए थे। काफी लोग तो सरकार द्वारा लागू किए गए दमनकारी कानून का विरोध प्रकट करने के लिए भी एकत्रित हुए थे। यह मैदान चारों तरफ से बंद था। शहर से बाहर होने के कारण वहां जुटे लोगों को यह पता ही नहीं था कि इलाके में मार्शल लॉ लागू था, जानकारी नहीं थी। जनरल डायर हथियारबंद सैनिकों के साथ वहां पहुंचता और जाते ही उसने मैदान के बाहर निकलने के सारे रास्ते को बंद कर दिया। इसके बाद उसके सिपाहियों ने भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चला दी। सैकड़ों निहत्थे निर्दोष लोग मारे गए। बाद में उसने बताया कि वह सत्याग्रह के जहन में दहशत और विस्मय का भाव पैदा करने के लिए एक नैतिक प्रभाव उत्पन्न करना चाहते थे। कैसा नैतिक प्रभाव था? निर्दोष निहत्थों पर गोलियां चलाई। जैसे जैसे जालियांबाग की खबर फैली, उत्तर भारत के बहुत सारे शहरों के लोग सड़कों पर उतरने लगे, हड़तालें होने लगी, लोग पुलिस से मोर्चा लेने लगे और सरकारी इमारतों पर हमला करने लगे। सरकार ने इन कार्रवाइयों को निर्ममता से कुचलने का रास्ता अपनाया। सरकार लोगों को अपमानित और आतंकित करना चाहती थी। सत्याग्रहियों को
जमीन पर नाक रगड़ने के लिए, सड़क पर घसीट कर चलने के लिए मजबूर किया जाने लगा। लोगों को कोड़े मारे गए, गांवों पर बम बरसाए गए। हिंसा फैलते देख महात्मा गांधी ने वह आंदोलन को वापस ले लिया। भले ही रॉलेट सत्याग्रह एक बहुत बड़ा आंदोलन था, लेकिन अभी भी वह मुख्य रूप से शहरों और कस्बों तक ही सीमित था। महात्मा गांधी पूरे भारत में और भी ज्यादा जनाधार वाला आंदोलन खड़ा करना चाहते थे। वे चाहते थे कि जो इस बार हुआ ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन उनका मानना यह भी था कि जब तक भारत में हिंदू मुस्लिम दोनों अलग अलग रहेंगे तब तक ये संभव नहीं है। इसलिए उन्होंने हिंदू मुस्लिम को एक करने के लिए खिलाफत का मुद्दा उठाकर दोनों समुदायों को नजदीक लाने की कोशिश की। पहले विश्व युद्ध में ओटोमन तुर्की की हार हो चुकी थी। इस आशय की अफवाहें फैली थी कि इस्लामिक विश्व के आध्यात्मिक नेता, जिसे खलीफा कहते, ओटोमन सम्राट पर एक बहुत सख्त शांति संधि थोपी जाएगी। खलीफा की तत्कालिक शक्तियों को रक्षा के लिए मार्च 1919 में बंबई में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया। मोहम्मद अली और शौकत अली बंधु के साथ कई युवा मुस्लिम नेताओं ने इस मुद्दे पर संयुक्त कार्रवाई की संभावना तलाशने के लिए महात्मा गांधी के साथ चर्चा शुरू कर दिए थे। सितंबर 1920 में, ध्यान रहे, मोहम्मद अली और शौकत अली पूछा जाता है। सितंबर 1920 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में महात्मा गांधी ने भी दूसरे नेताओं को इस बात पर राजी कर लिया कि खिलाफत आंदोलन के समर्थन और स्वराज के लिए एक असहयोग आंदोलन शुरू किया जाना चाहिए। चलिए अब हम चर्चा करते हैं असहयोग ही क्यों। आज इसी टॉपिक को पढ़ के ये वीडियो स्टॉप करूंगा। चलिए बहुत ज्यादा समय नहीं लेते हुए असहयोग आंदोलन ही क्यों हुआ इस पर चर्चा करते हैं। गांधी जी की अपनी पुस्तक हिंद स्वराज, देखिएगा पूछा जाता है हिंद स्वराज कब लिखी गई, 1909 लिखा था। भारत में ब्रिटिश शासन भारतीय के सहयोग से ही स्थापित हो। सही बात है, जब तक भारतीय सहयोग नहीं होता तब तक ब्रिटिश शासन स्थापित नहीं होता, और यह शासन इसी सहयोग के कारण चल पा रही है। अगर भारत के लोग अपना सहयोग वापस ले ले तो साल भर के भीतर ब्रिटिश शासन ढह जाएगा और स्वराज की स्थापना हो जाएगी। गांधी जी का ये मानना एकदम सही था। कहा जाता है कुल्हाड़ी पर अगर लकड़ी का पेंट नहीं लगा होगा तो लकड़ी कटता नहीं। ठीक उसी प्रकार से असहयोग का विचार आंदोलन कैसे बन सकता था। गांधी जी का सुझाव था कि यह आंदोलन चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। सबसे पहले लोगों को सरकार द्वारा दी गई पदवियां लौटा देनी चाहिए और सरकारी नौकरियों, सेना, पुलिस, अदालतों, विधायी परिषदों, स्कूलों और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना चाहिए। अगर सरकार दमन का रास्ता अपनाती है तो व्यापक सविनय अवज्ञा अभियान भी शुरू किए जाए। 1920 की गर्मियों में गांधी जी और शौकत अली आंदोलन के लिए समर्थन जुटाते हुए देश भर में यात्राएं करने लगे। चिलचिलाती गर्मी, जून के महीने, कांग्रेस में बहुत सारे लोग इन प्रस्तावों पर सशंकित थे। वे नवंबर 1920 में विधायी परिषद के होने वाले चुनाव का बहिष्कार करने से हिचकिचा रहे थे। उन्हें भय था कि इस आंदोलन में लोग हिंसा कर सकते हैं। सितंबर से दिसंबर तक कांग्रेस में भारी खींचातान चलती रही। कुछ समय के लिए ऐसा लगा कि आंदोलन के समर्थकों और विरोधियों के बीच सहमति बनी नहीं पाएगी। आखिरकार दिसंबर 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में, याद रखेंगे, दिसंबर 1920 कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में एक समझौता हुआ और असहयोग कार्यक्रम को स्वीकृति पर मुहर लगा
आंदोलन किस तरह आगे बढ़ा, इसमें किन लोगों ने हिस्सा लिया, विभिन्न सामाजिक समूहों ने असहयोग के विचार को किस तरह समझा, इस से आगे की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल AAPNA अपना CLASSROOM क्लासरूम को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, क्योंकि हिस्ट्री के जस्ट बाद आपको पॉलिटी, नागरिक शास्त्र, भूगोल, आपदा प्रबंधन, गणित, विज्ञान और वे सभी विषय जो आपकी परीक्षा के लिहाज से इम्पोर्टेंट है, सभी विषय के डिस्कस और उनके प्रश्न उत्तर आपको मिल जाएंगे, ताकि आप परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करें। इसलिए सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि जैसे ही मैं वीडियो डालूं आपके मोबाइल पे वो शो करने लगे कि ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो याद रखिए, अपना क्लासरूम AAPNA, अपना APNA नहीं, AAPNA, AAPNA CLASSROOM को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।